तो अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे प्लैंक्स लॉ का यूज करके। सो टोटल एनर्जीज ऑल ओवर द वेवलेंथ रीजन हम एनर्जी डेंसिटी को इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये एनर्जी आपकी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। सो तो जो ई लैम्डा का एक्सप्रेशन है फॉर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ वो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 8πhc अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 5 डी लैम्डा ई एच सी बाय लैम्डा के टी -1। ओके, अब इसे ऑल ओवर द वेवलेंथ हम इंटीग्रेट करेंगे। इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं 8πhc को इंटीग्रल से बाहर निकाल लूँ, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इक्वल्स टू 8πhc इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी 1 बाय डी लैम्डा लैम्डा रेज टू द पावर 5 ई एच सी बाय लैम्डा के टी -1। अब हम एच सी बाय लैम्डा के टी को एक्स अगर कंसिडर कर लें, तो लिमिट्स अगर हम देखें तो जहाँ पे आपका एक्स जो है वो आपका 0 होगा वहाँ पे आपका लैम्डा इन्फिनिटी होगा, और जहाँ पे आपका एक्स इन्फिनिटी होगा वहाँ पे लैम्डा आपका 0 होगा। ओके, मतलब अगर मैं लैम्डा की 0 वैल्यू रखूंगा तो एक्स इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर आपकी एक लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो एक्स 0 आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से, है ना, क्योंकि मैंने कंसिडर ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल किए हैं। तो मैंने लिमिट में लैम्डा की दोनों वैल्यू पुट की तो एक्स की दोनों लिमिट आ गई, है ना, क्योंकि मुझे इंटीग्रल एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना है अब। तो ई इज इक्वल टू 8πhc। आफ्टर दैट लिमिट सब क्या हो गई आपकी, पहले 0 टू इन्फिनिटी थी, अब टू इन्फिनिटी तो 0 हो गई, है ना। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि डी लैम्डा को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो डी लैम्डा आपका क्या होगा, डी लैम्डा आपका डी लैम्डा इसे इंटीग्रेट कर लो। इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पहले मैं सारे कन्वर्जन्स लिख ले रहा हूँ, उसके बाद इंटीग्रल की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से हम डी लैम्डा की वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं। डी लैम्डा विल बी माइनस एच सी बाय के टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं 1 बाय लैम्डा की वैल्यू देखूँ तो दैट विल बी के टी एक्स बाय एच सी। ओके, तो ये सब वैल्यूज मैं ऊपर पुट कर दूंगा इंटीग्रल में, एंड आवर इंटीग्रल विल बिकम 8πhc इंटीग्रल इन्फिनिटी 0। अब ये माइनस साइन जो है यहाँ पे, ये जो माइनस साइन है ये इंटीग्रल की लिमिट को उल्टा कर देगा, है ना, दोबारा से सेम ही लिमिट ले आएगा 0 टू इन्फिनिटी, है ना। आफ्टर दैट एच सी बाय के टी एक्स स्क्वायर एक्स के टी बाय एच सी रेज टू द पावर 5 डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स -1। ओके, सो नाउ अब अगर मैं कुछ जो टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो सकते हैं उन टर्म्स को कैंसिल आउट कर लूँ, जो कॉमन टर्म्स है उन्हें कैंसिल आउट कर लूँ, तो क्या बचेगा 8πh³ c³ k रेज टू द पावर 4 एंड t4 एंड 0 टू इन्फिनिटी x³ dx अपॉन ex -1। मैंने ये सिर्फ आपके जो कॉमन टर्म्स थे एच सी ये सब कैंसिल आउट किए हैं जितने कैंसिल आउट हो सकते थे, और बाकी रिमेनिंग पावर उनकी सेम है यहाँ पर।
अब ये जो आपका इंटीग्रल बना है, ये दिस इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। ये इंटीग्रल आपको बोन्स आइंस्टीन इंटीग्रल है। ये एक आपका इसका एक जनरल फॉर्मूला है इस डेफिनेट इंटीग्रल का कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स n माइनस वन डी एक्स अपॉन ई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू गामा फंक्शन और जीटा फंक्शन ऑफ एन। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे आपकी n माइनस वन की प्लेस पे 3 रखा हुआ है, तो इट मीन्स n माइनस वन इज 3, तो इट मीन्स 3 इज n इज 4। ओके, तो n की वैल्यू आपकी 4 है। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे गामा फंक्शन ऑफ 4 की वैल्यू और जीटा फंक्शन की वैल्यू एट 4, ये दो वैल्यूज चाहिए। अब गामा फंक्शन की किसी एक इंटीजर पे अगर मैं किसी एक नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं निकालना चाहता हूँ गामा फंक्शन की वैल्यू, तो उससे कम का फैक्टोरियल होता है ना। तो गामा फंक्शन ऑफ 4 इज नथिंग बट द 3 फैक्टोरियल, and 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1, so it means it is 6। तो गामा फंक्शन की वैल्यू मुझे पता चल गई एंड एट 4। अब मुझे जीटा ऑफ 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जीटा ऑफ 4, ये जीटा फंक्शन आपका एक एक्चुअल में इनफाइनाइट सीरीज है। जीटा फंक्शन जो क्या है 1 अपॉन 1 रेज टू द पावर एस, 2 रेज टू द पावर एस, 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर एस प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर एस, इस टाइप की इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर मैं इसकी प्लेस पे 4 रख दूं तो उसमें इसका आंसर आपका 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 90 आएगा। ओके, ये जो 2n है उनके लिए ये एक डिफाइन है। जीटा ऑफ 2n का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे हम जीटा ऑफ 2n की वैल्यू डेफिनेटली पता कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले से हमने जीटा ऑफ 4 की वैल्यू देख ली, दैट इज 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 90। ओके, और वो वैल्यू जब हमने इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यूज हमने पुट की, तो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू जीटा ऑफ 4 की और गामा ऑफ 4 की वैल्यू जब हमने पुट की, तो क्या आ गई आपकी 9 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन सॉरी 6 इंटू 90 है ना, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 4 बाई 90 था इंटू 6 था, तो ये आ गया 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 15। ओके, तो ये वैल्यू मैं इस यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। सो इस वैल्यू को पुट करने के बाद मेरी एनर्जी की वैल्यू क्या आई, वैल्यू फॉर एनर्जी विल बी 8 पाई k रेज टू द पावर 4 अपॉन h क्यूब c क्यूब पाई 4 अपॉन 15 इंटू t4। ओके, सो एनर्जी की वैल्यू मेरी आई 4, मैं इसे 4/c को अलग कर ले रहा हूँ इस प्रोडक्ट में से, और आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने 4/c को क्यों अलग किया। मल्टीप्लाई में हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 क्यूब k4 अपॉन 15 c स्क्वायर h क्यूब इंटू t4। ओके, सो दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो ये आपकी एनर्जी आ गई। अब अगर मैं इस एनर्जी टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से, ये आपकी एक एनर्जी जो है मतलब एक ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी है वो आपकी टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में भी यही देखा था, लेकिन उसमें पावर पर यूनिट एरिया थी इन प्लेस ऑफ एनर्जी। सो इट मीन्स अगर हम पावर पर यूनिट एरिया निकालें, तो अगर हम देखें कि पावर पर यूनिट एरिया एनर्जी से किस तरह से रिलेटेड है, तो हम इससे स्टीफन लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं। सो अगर मैं पावर पर यूनिट एरिया देखूं तो स्टीफन्स लॉ के सॉरी पावर पर यूनिट एरिया आपकी, अगर मैं पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी के टर्म्स में देखूं, तो इंटेंसिटी के टर्म्स में पावर पर यूनिट एरिया आपकी ये फॉर्मूला होगा आपका इंटेंसिटी के टर्म में कि हम ऑल ओवर द फ्रीक्वेंसी रीजन इंटेंसिटी को इंटीग्रेट कर दें, और
क्योंकि वो एक लैम्बर्टियन है, तो उसमें कोसाइन भी आएगा, है ना। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ लगा के और उसे जो आपका सॉलिड एंगल है स्फेयर का, उसके अलोंग उसे आपको पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाफ स्फेयर में, तो आपका पावर पर यूनिट एरिया आ जाएगी। तो और अगर हम इंटेंसिटी के टर्म्स में ही आपका एनर्जी का फॉर्मूला देखें, तो एनर्जी का फॉर्मूला इंटेंसिटी के टर्म में क्या है, 1/c, और इंटेंसिटी को इसमें भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑल ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज। लेकिन इसमें क्या है, आपको सिर्फ सॉलिड एंगल के साथ इंटीग्रेट करना है, ओके, कोसाइन नहीं है, कोसाइन आपका पावर के साथ था, ओके। सो अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं, तो सॉलिड एंगल को हम थीटा और फाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन थीटा डी फाई, ओके। सो अगर मैं दोनों में ये फॉर्मूला, ये डी सॉलिड एंगल को डी थीटा और डी फाई के टर्म्स में रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास पावर पर यूनिट एरिया और एनर्जी के लिए क्या रिलेशन आएगा, पावर पर यूनिट एरिया की जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी इंटेंसिटी, जो कि फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का फंक्शन है, एंड आपका कोस थीटा साइन थीटा डी फाई, ओके। अब इसमें डी फाई की इंटीग्रल रेंज अलग होगी, डी थीटा की अलग होगी, डी थीटा डी फाई, और इसमें डी जो फाई है उसकी इंटीग्रल उसकी रेंज अलग होगी। तो आपकी थीटा जो है, थीटा तो आपका हाफ 0 टू पाई/2 तक जाएगा, है ना, हाफ स्फेयर के लिए। और ये फाई आपका 0 टू 2 पाई जाएगा, अगर 0 टू 2 पाई पूरा 360 डिग्री बन जाएगा, और ये आपका हाफ जाएगा, है ना, तो तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पावर पर यूनिट एरिया अगर हम देखें, तो उसमें आपका ये इंटीग्रल आ रहा है ना, और ये इंटीग्रल आ रहा है। तो 0 टू इन्फिनिटी आई फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर और डी फाई, और ये इंटीग्रल आपका इसमें है ना। और अगर मैं इसे देखूं दूसरे वाले टर्म को, एनर्जी के इंटीग्रल को, तो एनर्जी वाले में आपका क्या है, इसमें मैं ये जो आपका इंटीग्रल है इसे मैं I1 लिख दे रहा हूँ, I1, ओके। I1 यहाँ पे I1 इज शोइंग दैट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीग्रल्स, है ना। और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगी एनर्जी की वैल्यू में 1/c। ये जो आपका एनर्जी की इक्वेशन है, इसमें ही मैं आपका ये इक्वेशन वैल्यू रख रहा हूँ खाली बस। तो इंटेंसिटी दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, आफ्टर दैट इंटीग्रेट सॉलिड एंगल, यानी कि साइन थीटा डी फाई। तो साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई 0 टू 2 पाई इंटीग्रेट होगा, और थीटा आपका 0 टू पाई/2 इंटीग्रेट होगा, ओके। एंड दैट इज अवर इंटीग्रल सेकंड, ये आपका सेकंड इंटीग्रल है। तो आप देख रहे हो कि आपका ये पार्ट तो एनर्जी का, ये वाला पार्ट एनर्जी का, ये वाला पार्ट और पावर का ये वाला पार्ट सेम है, ओके। द ओनली डिफरेंस इज इन द दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल पार्ट, ओके। सो मैं इन दोनों को इस इंटीग्रल की वैल्यू के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। पहले वैल्यूज निकाल लो, आफ्टर दैट रिप्लेस करूंगा। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करूं, अगर मैं इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करूं, तो सीधी सी बात है, मेरा ये आपका आ जाएगा पाई आ जाएगा ये मेरा, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका 2 पाई देगा,
और ये वाला पार्ट आपको 1/2 देगा, तो ये पाई आ जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो गया आपका P/A, आपका क्या आ गया, इंटीग्रेट 0 to ∞ इंटेंसिटी, और ये आपका क्या हो गया, I1 की वैल्यू हो गई पाई। ओके। सो और अगर मैं एनर्जी की वैल्यू देखूं तो 1/c, सेम इंटीग्रल 0 to ∞ E, फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर, डी फ्रीक्वेंसी, इनटू इनटू इसमें आपका 4 का फैक्टर भी आ गया, 4 पाई आ गया, बिकॉज 2 पाई तो यहां से आया, 2 पाई तो यहां से आया। ओके। और ये आपका साइन थीटा है, साइन थीटा को थीटा के साथ इंटीग्रेट किया, माइनस कोस थीटा आया, तो माइनस कोस थीटा की वैल्यूज ली पाई/2 पे भी और 0 पे भी। इसमें आपकी एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी तो थ्रू आउट द स्पेयर होगी, तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी लिमिट पाई/2 नहीं बल्कि पाई आनी चाहिए, है ना। थ्रू आउट द स्पेयर होगी तो पाई आनी चाहिए लिमिट। तो जब आपका साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई, तो कोस थीटा देगा, अब पाई पे भी वो -1 देगा और 0 पे वो आपका 1 देगा। तो वैल्यू निकालेंगे तो 2 का फैक्टर आ जाएगा, उसमें भी 2 का फैक्टर, तो 4 पाई हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया। ओके। So this becomes 4 times. So therefore there is, so अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मैं देखूंगा कि 4/c अगर मैं लिख लूं तो ये पाई इंटू आपका बाकी पार्ट पार्ट क्या बचा, जो बाकी पार्ट बचा वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है बाकी वैल्यू। तो अगर ये मैं फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू P/A यहाँ पे रख दूं तो 4/c इंटू P/A, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे मिला कि एनर्जी और पावर पर यूनिट एरिया जो है वो इस रिलेशन से रिलेटेड है एक्चुअल में। ठीक है, इसे मैं थर्ड इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। अब ये थर्ड इक्वेशन हमने जो एनर्जी का ऊपर वैल्यू कैलकुलेट किया था इंटीग्रल सोल्व करके, देखो इसमें 4/c वाले पार्ट को छोड़ के, 4/c वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी जो वैल्यू है वो सब क्या है, पावर पर यूनिट एरिया है, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया ये वाली वैल्यू है हमारी, है ना। तो अगर मैं एनर्जी की वैल्यू नीचे लिख दूं, वो सेम वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की थी, तो एनर्जी इक्वल्स टू 4/c इंटू 2 पाई⁵ K4 अपॉन 15 C² H³ इंटू T4 C² H³ 5 4 2 15। ओके। सो दैट इज, तो इसका मतलब दैट इज आवर बाय कंपेयरिंग विद थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के साथ अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि पावर पर यूनिट एरिया इज दिस। ओके। तो हमें मिलेगा पावर पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू 2 K⁴ अपॉन 15 C² H³ T4। ओके। So according to
स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ भी क्या था आपका, स्टीफन्स लॉ यही तो था आपका। स्टीफन्स लॉ कि आपका पावर पर यूनिट एरिया जो है वो आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4। सो यहाँ से भी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि पावर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4 एंड स्टीफन कांस्टेंट आफ्टर दैट अगर हम इसे इक्वेट करें तो पावर पर यूनिट एरिया इज स्टीफन कांस्टेंट फॉर ए ब्लैक बॉडी, स्टीफन कांस्टेंट इनटू टू द पावर 4, तो इट मींस स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल रही है हमें K4/15 C² H³ ओके, जो कि हमने थियोरेटिकली की वैल्यू निकाली है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ मैच करती है नहीं करती है, हम ये भी देख सकते हैं। सो अगर हम सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू हमारी क्या है 3.14159, और के की वैल्यू रख दे 1.38 इंटू 10⁻⁻23 4, और 15 तो कांस्टेंट है ही, और सी इज स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू क्या है 2.99 इंटू 10⁻8 स्क्वायर, और एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62, 6 इंटू 10⁻⁻34 क्यूब। तो अगर हम ये सारी कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज नथिंग बट द 5.67 इंटू 10⁻⁻8 ओके। और यही आपकी क्या थी, यही हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी यही थी पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू द पावर 4 ओके। सो दैट इज आवर, ये हमारा एक तरह से डेरिवेशन हो गया फॉर द स्टीफन्स लॉ ओके बाय यूजिंग प्लैंक्स लॉ ओके। टोटल एनर्जी निकालो और पावर पर यूनिट एरिया निकाल लो। और हम इसे क्या कर सकते हैं, पहले अगर हम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी निकाल के भी इसे निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, सीधा इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा के। सो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में क्या करना है हमें, अगर हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं और इंटेंसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इंटेंसिटी के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जैसे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था, तो एनर्जी डेंसिटी क्या थी 8πhc अपॉन λ5 डी लैम्डा अपॉन ई Hc/λ KT-1, ये था हमारे पास एक्सप्रेशन, है ना। तो हम अगर देखना चाहते हैं अगर इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में मैं लिखूं तो यही एक्सप्रेशन सेम क्या था आपका, यही एक्सप्रेशन अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसी एक्सप्रेशन को सेम को लिखूं तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द C/λ 8πh फ्रीक्वेंसी का क्यूब डी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी C³ EHc नॉट C H म्यू
एच न्यू बाय के टी -1। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये एक्सप्रेशन हो गया। सो ये आपका एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। नाउ अगर मैं इसे ये फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैं इससे आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपका स्पेक्ट्रल वो इंटेंसिटी निकालना चाहूँ लाइट की, तो वो आपकी इंटेंसिटी इज नथिंग बट आपका एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट सॉलिड एंगल। और पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब 4 पाई से डिवाइड करना होगा, है ना। पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब 4 पाई से डिवाइड करना होगा, 4 पाई बाय सी से डिवाइड करना होगा, सॉरी 4 पाई बाय सी से डिवाइड करना होगा, तभी ना आएगी हमारी, है ना, क्योंकि पर यूनिट सॉलिड एंगल और वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी 4 पाई बाय सी इंटू, ये रिलेशन है आपका दोनों में, तो इट मीन्स इससे आपका ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि इंटेंसिटी इज नथिंग बट द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट सॉलिड एंगल। पर यूनिट एरिया वो वॉल्यूम के टर्म्स में था आपका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका ये आपका एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब टोटल एनर्जी का जो टोटल एनर्जी अगर मैं इसे लिखूं, ये टोटल एनर्जी को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था, ठीक है। और इंटेंसिटी में हमने पावर पर यूनिट एरिया किया है। ओके, और पावर का मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी जो है आपकी उसे डिवाइड किया गया है टाइम से, ठीक है, अपॉन एरिया, ठीक है। अब आपका अगर हम लेंथ से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले, अगर हम लेंथ से डिवाइड टोटल एनर्जी को लेंथ से डिवाइड भी कर ले और मल्टीप्लाई भी कर ले, यानी कि डिस्टेंस से डिवाइड कर ले और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर ले, जो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस फोटोन या रेडिएशन, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका टोटल एनर्जी पर यूनिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा लेंथ बाय टाइम, यानी आपका ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी इज सी, दैट इज ई, तो ये आपका इंटेंसिटी इज यू इंटू सी। अब ये जो इंटेंसिटी है आपकी, ये वाली जो इंटेंसिटी है, दिस इज द, ये आपकी इंटेंसिटी थोड़ा डिफरेंट है ना, उस इंटेंसिटी से ये इंटेंसिटी थोड़ा डिफरेंट है। रीजन क्या है आपका? रीजन ये है, वो जो ये आपकी जो ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी है, ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी वो
एक्चुअल इंटेंसिटी की, जो एक्चुअल इंटेंसिटी है उसकी कोसाइन टाइम्स होगी, है ना, कोसाइन टाइम्स होगी। क्योंकि आपकी जो ब्लैक बॉडी है वो लैम्बर्टियन है, वो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ फॉलो करती है, बिकॉज ब्लैक बॉडी इज लैम्बर्टियन, इट फॉलोज लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आपका ये जो वैल्यू आया है, दैट इज ये आपका ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी है, और ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी एक्चुअल का कोसाइन टाइम्स होगी, है ना। और यहाँ पे जब कोसाइन का वैल्यू निकालेंगे तो वो 4 पाई आ जाएगा आपका। तो इट मीन्स u इंटू सी इक्वल्स टू आई इंटेंसिटी एक्चुअल वाली इंटू 4 पाई। तो इट मीन्स आपको क्या हो गया, u विल बी आई इंटू 4 पाई बाय सी टाइम्स, u विल बी आई इंटू 4 पाई बाय सी टाइम्स, ठीक है, दैट इज u एंड दैट विल आई बाय 4 पाई बाय सी टाइम्स। ओके, तो ये रिलेशन होगा आपका u इज 4 पाई सी बाय, u क्या है आपका, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये आपका क्या शो कर रहा है, एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और 4 पाई बाय सी के फैक्टर से इसलिए मल्टीप्लाइड है ना। और हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, आई की वैल्यू तो है हमारे पास, तो इट मीन्स हमें u को 4 पाई बाय सी से डिवाइड करना होगा। ओके, तो इसलिए हमारा u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू था e, आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखना चाहो तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, लैम्बडा के टर्म में देखना चाहो तो लैम्बडा के टर्म में, किसी भी टर्म में देखना चाहो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में देख रहे हैं तो u की वैल्यू क्या है, 8 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन सी क्यूब अपॉन ई एच म्यू बाय के टी माइनस 1 डिवाइड बाय 4 पाई सी। ओके, तो इट मीन पड़ेगा, है ना, इट मीन्स आई इक्वल्स टू यू 4 पाई बाय सी। ओके, तो आई का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 पाई भी कैंसिल आउट हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू एच फ्रीक्वेंसी बाय, यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया क्योंकि एक पावर आपका कैंसिल आउट हो गया, फ्रीक्वेंसी बाय के टी माइनस 1। ओके, सो दैट इज द इंटेंसिटी, 2h फ्रीक्वेंसी क्यूब बाय सी स्क्वायर इन 1 बाय ई एच म्यू बाय के टी माइनस 1। ओके, तो ये आपकी एक्चुअल इंटेंसिटी आ गई। ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का फंक्शन है आपका, तो इस वजह से आपका ऐसा किया गया था। अब आप चाहे तो ये एक्चुअल इंटेंसिटी निकालने के बाद इंटीग्रल वगैरह कर लो, है ना, इससे भी आप वो स्टीफन्स लॉ निकाल सकते हो। स्टीफन्स लॉ क्या है, पावर पर यूनिट एरिया। अब पावर पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका, इंटेंसिटी जो है आपका उसे ऑल ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज इंटीग्रेट करो, और क्योंकि ये आपका लैम्बर्टियन है तो आपका कोस थीटा डी ओमेगा करो, ठीक है। कोस थीटा तो इसलिए आएगा क्योंकि इसे आपका चेंज करना है एक्चुअल को उसमें, ऑब्जर्व्ड में, है ना। और डी ओमेगा क्यों आएगा, क्योंकि वो ऑल ओवर द सॉलिड एंगल देखना है ना। और इसे सोल्व करने के बाद निकाल लो, इसे सोल्व करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा वही, तो इसमें भी आपका सेम टाइप का इंटीग्रल बनेगा, है ना। इस इंटीग्रल को सोल्व करके भी आपका क्या ही आएगा, पावर पर यूनिट एरिया। ये रहा ऊपर एक्सप्रेशन, इसके लिए इस वैल्यू को नीचे रखो
और कोस थीटा वही डी ओमेगा को साइन थीटा डी थीटा डी फाई से चेंज करो, और आपका डी फाई का वैल्यू 0 to 2 पाई जाएगा, और डी थीटा का वैल्यू आपका 0 to पाई/2 जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इसे इंटीग्रेट करने के बाद आपका वैल्यू सेम वही वैल्यू आपका स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू t⁴ आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू द ओम्स तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन्स लॉ आपका इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो एक ये तरीका है आपका कि पहले या तो आप पहले इंटेंसिटी निकाल लो, उसके बाद इंटीग्रेट कर लो स्टीफन्स लो सीधा निकालने के लिए, या फिर आप क्या करो कि एनर्जी डेंसिटी निकाल लो, उसके बाद इंटेंसिटी निकाल लो, है ना। तो दोनों तरीके आपके करेक्ट है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ओके, नाउ